हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कुछ नए प्रश्न भी शामिल हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, PN भगवती। PN भगवती को ही जनहित याचिका यानी PIL का जनक कहा जाता है। PIL का पूरा नाम क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और यह अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आम लोगों को अदालतों तक कानूनी निवारण प्राप्त करने के लिए पहुंच प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिए, गलत कथन पूछा है। धन विधेयक की बात करते हैं, इसकी परिभाषा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा दिया गया है। और कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। और यह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 110(3) में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। और धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसके? राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 117 में कहा गया है। और यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ना कि किसी एक निजी सदस्य द्वारा। यानी ऑप्शन ए जो है पहला सही है। दूसरा कह रहा, लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो ये भी सही है। देखिए, राज्यसभा के पास धन विधेयक से संबंधित सीमित अधिकार है। धन विधेयक को राज्यसभा ना ही संशोधित कर सकती है और ना ही खारिज कर सकती है। यदि 14 दिनों के भीतर धन विधेयक पर राज्यसभा स्वीकृति नहीं देती है तो उसे पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो ये भी सही है। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। तो गलत कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो गलत है। राज्यसभा द्वारा ये राज्यसभा सिर्फ क्या कर सकती है? तो ये संशोधन की सिफारिश कर सकती है, और उसको माने या ना माने वो किस पर निर्भर करता है? तो लोकसभा पर निर्भर करता है। इतना ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त बैठक की व्यवस्था है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। देखिए, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में क्या बुलाया जाता है? संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। अच्छा, इसे बुलाता कौन है? तो इसे राष्ट्रपति बुलाता है। और लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। ध्यान रखिएगा, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और ये किस पर बुलाया जाता है? तो ये साधारण विधेयक पर ही बुलाया जाता है। देखिए, पूछा जाता है किस पर नहीं बुलाया जाता है, तो जो है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर इस पर नहीं बुलाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। पूछा जाता है पहले जो है उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है क्या थे? पहले उप प्रधानमंत्री थे। और अंतिम कौन थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। अभी तक 7 लोग जो है क्या बन चुके हैं? उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? किस संविधान संशोधन के द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई राष्ट्रपति को? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन और क्या हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार पहले ये मूल अधिकार था, इसको हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो अब ये मूल अधिकार किस में है? तो आर्टिकल 300A में यह है। ठीक है, 300A में अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत यह किया गया था।
ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के क्या किया गया था, तो इसके तहत मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद ग्रहण कर सकते हैं और संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल की बात नहीं की गई है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही हम बात करते हैं राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए? तो 30 वर्ष आयु चाहिए। ठीक है, लोकसभा के लिए कितना? तो 25 वर्ष। ठीक है, और यहीं अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के लिए कितना? 35 वर्ष चाहिए। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? तो ये सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 53 में, देखिए पद जो है राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में है। और आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 53 में कहा गया है भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, सही है। लोगों की सहभागिता का, तो यह भी सही है। सामुदायिक विकास का, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे क्या संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और किस अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में किसके अनुसार किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग का, तो इसका गठन मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन किया गया था। इसमें 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, 3 लोग होते हैं, इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक जो है अध्यक्ष होता है और 2 इसके सदस्य होते हैं। और जो अध्यक्ष होता है ये हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष इन दोनों का कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। अच्छा, रॉलेट एक्ट की बात करें हम पहले, तो ये कब आया था? तो ये 1919 में। और उस समय वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। और गांधी जी ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी। काला कानून कहा था, यह भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके तहत क्या था? इसके तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। यानी क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था? इन्होंने 1815 में इसकी स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय ने और किसकी स्थापना की थी? तो 1828 में किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज की स्थापना। और 1821 में ध्यान रखिएगा संवाद कौमुदी इनकी पत्रिका है, ये भी ध्यान रखिएगा, संवाद कौमुदी। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है किसने? अकबर द्वितीय ने दी थी। और राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों में सही क्रम कौन सा है? देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1531 में हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ये कब हुआ था? 1540 में हुआ था। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? ये 1555 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मालाबार में मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था, किसका परिणाम था? पहले तो ये ध्यान रखिए, मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था। ठीक है, किसका परिणाम था? तो ये खिलाफत आंदोलन का, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि आजादी हमारी पहुंच के
अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। ये किसने कहा था? तो ये ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय यह नारा दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। देखिए, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले हम जान लेते हैं पहले कौन थे। तो पहले थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये कब बने थे? 1887 के कहाँ पे? मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। दूसरे पूछ रहा है, दूसरे थे रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह एम सयानी जो है क्या थे? दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इन्होंने अध्यक्षता कब की थी? तो इन्होंने 1896 में, ध्यान रखिए 1896 में जो कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। और इसी समय जो है क्या गाया गया था? वंदे मातरम गाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम कब? 1896 में पहली बार गाया गया था। अगर पूछा जाए पहले अंग्रेज कौन थे? तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे 1888 में की अध्यक्षता की थी किसने? जॉर्ज यूले ने की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। और पहले पारसी कौन थे? पहले पारसी पूछा जाए तो 1886 के जो कांग्रेस के अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। इतना ध्यान रखिए। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके बाद पूछा जाता है पहले पारसी कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद पहले अंग्रेज कौन थे? तो कौन थे? जॉर्ज यूले थे। और द्वितीय पूछा जाए, द्वितीय मुस्लिम कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी द्वितीय थी। इतना ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ से जो है पाषाण संस्कृति, नौपाषाण और हड़प्पा संबंधित यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए थे। एक प्रश्न और बनता है कि कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले थे? तो मेहरगढ़ से इसके साक्ष्य मिले थे। मेहरगढ़ जो है ये बोलन नदी की, ध्यान रखिए बोलन नदी ये सिंधु नदी की सहायक नदी है के किनारे है। ये कौन सा? मेहरगढ़। और ये वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में। इतना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। अगला है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो किसके समय में? कनिष्क समय में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का सही जवाब हो जाएगा कनिष्क समय में। कनिष्क समय में ध्यान रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुआ था। और ये कहाँ पे हुई थी? तो ये कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो ये 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है सेल्युकस का जो है राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज जो है सेल्युकस का क्या था? राजदूत था। और मेगास्थनीज की जो है पुस्तक ध्यान रखिएगा इंडिका। पूछा जाता है कौन सी? तो इंडिका जो है इसकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय जो है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। रजत सिक्के मतलब चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था गुप्त समय में? तो रूपक कहा जाता था। क्या? रूपक कहा जाता था। और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जिसे विक्रमादित्य इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसी समय में चीन का यात्री फाहियान आया था। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मनसद-ए-आली के नाम से संबोधित करता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बहलोल लोदी। बहलोल लोदी अपने जो है सरदार या अमीरों को मसनद-ए-आली के नाम से क्या संबोधित करता था। बहलोल लोदी की बात करते हैं तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। ठीक है। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को काल क्रमानुसार सजाइए। देख लेते हैं, सांकेतिक मुद्रा जो है किसने लागू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब? 1329 में। ठीक है। राजधानी परिवर्तित कब किया था? तो राजधानी 1326 में परिवर्तित किया था। दोआब में कर वृद्धि कब किया था? दोआब में कर वृद्धि ये 1325 में किया था। और कराचिल अभियान जो है ये 1337-38 में हुआ था। ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका दोआब में वृद्धि, उसके बाद तीसरा, उसके बाद पहला, उसके बाद चौथा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो भारत का पेपरलेस बजट पहला कौन सा था? तो केंद्रीय बजट 2021-22। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पोंग और तापू डैश राज्य के लोक नृत्य हैं। ये किस राज्य से संबंधित है? ये कहाँ से है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? कौन सा जल प्रदूषक नहीं है?
तो आर्सेनिक, क्रोमियम, गाद, ये सब क्या है? तो ये जल प्रदूषक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमनद जो है ये जल प्रदूषक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए, नहीं पूछ रहा है तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी पामेला जेलमो। ये भारोत्तोलन से नहीं है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये एथलीट है, धावक है, ठीक है, केन्या की है, तो ये धावक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? मानव विकास यानी रिपोर्ट जो है SDI जिसे कहते हैं, इसकी अवधारणा की शुरुआत किसने की थी? तो डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने किसकी शुरुआत की? मानव विकास रिपोर्ट की। और मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी कौन करता है? तो UNDP द्वारा इसे जारी किया जाता है। देखिए इसमें 3 आयाम होते हैं। पूछा जाता है कौन सा? स्वास्थ्य, उसके बाद कौन सा है? ज्ञान, उसके बाद या ज्ञान या शिक्षा, उसके बाद है जीवन स्तर या आय। 3 चीज है, ध्यान रखिए, पूछा जाता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? यानी विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैट। अच्छा, WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को के पास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में के जैविक घटकों में शामिल है। जैविक घटक की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। बाकी हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़ ये सब कैसे हैं? तो ये अजैविक घटक हैं। ठीक है, अजैविक घटक हैं। आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान में इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। जैविक ऑक्सीजन डिमांड जिसे BOD एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जलीय वातावरण का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये BOD ये जल में ऑक्सीजन की मात्रा से संबंधित है। ठीक है, इससे जल प्रदूषण नापा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया कब जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। तो इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी विकसित युवा और विकसित भारत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक है विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों डेट ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से? तो ये जो है संगीत से थी, पार्श्व गायिका थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ये उत्तराखंड को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 74वें गणतंत्र दिवस के जो है मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्देल फतेह अल सीसी, जो ये किसके? तो मिस्र के हैं। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति थे, अब की बार का मुख्य अतिथि। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म, ध्यान रखिए बेस्ट फिल्म पूछा है, बेस्ट फिल्म किसे चुना गया था? द कश्मीर फाइल को बेस्ट फिल्म चुना गया था। अगर यही पूछा जाए बेस्ट जो है फिल्म ऑफ द ईयर RRR को चुना गया था। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए मिला। और बेस्ट एक्ट्रेस को अवार्ड किसे मिला? तो आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए मिला। आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। चारों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख पूछ रहा है। देखिए पुराना प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। अब वर्तमान में कौन है? ध्यान रखिएगा आप, इसमें नहीं है। वर्तमान में कौन है? तो आशुतोष दीक्षित। ध्यान रखिएगा, आशुतोष दीक्षित जो है वर्तमान में क्या है? वायुसेना के उप प्रमुख हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किन राज्यों का स्थान प्रथम है? किस राज्य का प्रथम है नारियल का? अच्छा, नारियल उत्पादन में तो केरल राज्य में। ऑप्शन क्या? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सर्वाधिक जो है नारियल कहाँ पे? केरल में होता है। उसके बाद कहाँ पे? उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद तमिलनाडु में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग का पर अनावरण का लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो 17, ध्यान रखिए 17वां था तो 70, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। 70 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग का पर जो अनावरण का लक्ष्य वो है प्राप्त किया है। देखिए कितना होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 33% वन होना चाहिए। और वर्तमान में अगर पूछा जाए देश का कुल आवरण कितना है, वन आवरण, तो 24.62 है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है 24.62 है। और ये कितना होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ज्ञान बिंदु, इसके अलावा हमने ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट को भी शुरू किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अब डेली प्रैक्टिस सेट आएगा, ठीक है। और अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 100 में से आपका स्कोर कितना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2023 में कुल कितनी टीम भाग ली थी, तो कितनी टीम ली थी, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 5 टीम भाग ली थी। और डब्ल्यूपीएल की विजेता कौन सी टीम रही, तो मुंबई इंडियंस, ध्यान रखिएगा मुंबई इंडियंस। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था, तो टाटा जो है इसका टाइटल स्पॉन्सर था, आप इसको ध्यान रखिएगा, पहली बार हुआ तो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की, तो युवा 2.0, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो ये पंजाब से, ठीक है, इनके पूर्वज पंजाब से थे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, अभी हाल ही में आए थे G20 में। अगला है, पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा, 2026 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये भारत और श्रीलंका में किया, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए ये T20 वर्ल्ड कप है, अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, तो भारत में हो रहा है, आप सभी को पता है भारत में जो है इस बार वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है। और भारत ने अभी ध्यान रखिए एशिया कप भी जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा करंट अफेयर से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है, तो ये भारोत्तोलन से, क्या ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो जीडीपी का 2.3% है, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, सिक्किम का नया राज्यपाल जो है कौन है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। शिव प्रसाद शुक्ला की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के क्या राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के हैं, तो ये झारखंड के हैं, ठीक है। गुलाब चंद कटारिया ये असम राज्य के हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने, यानी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं यूनिसेफ इंडिया के, तो आयुष्मान खुराना, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो हायाकुरी में, हायाकुरी जापान, हायाकुरी एयरबेस जापान में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। भारत और जापान के बीच और कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म गार्जियन, एक है शिन्यू मैत्री अभ्यास और एक है जिमेक्स, ठीक है, 4 होते हैं, धर्म गार्जियन, शिन्यू, जिमेक्स और कौन सा वीर गार्जियन, ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ, तो नई दिल्ली में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। अगला प्रश्न है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव, ठीक है। T20 में किसे, सूर्य कुमार यादव। देखिए 3 प्रश्न बनता है। ओडीआई में किसे दिया, तो बाबर आजम को ओडीआई में दिया गया। और टेस्ट में किसे दिया गया, तो टेस्ट में जो है बेन स्टोक को दिया गया। और T20 में सूर्य कुमार यादव को दिया गया, इतना ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है, श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो विज्ञान से, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए आपके बार पद्म पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया, तो 106 लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें 6 क्या है पद्म विभूषण और 9 जो है पद्म भूषण और कितना 91
91 क्या दिया गया, तो पद्मश्री दिया गया। ठीक है। अगला है प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। ध्यान रखिए 4 बार जो है बिहार के मधेपुरा से चुने गए थे, और 2 बार जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर से, और 1 बार जो है यूपी के बदायूं से चुने गए थे। टोटल 7 बार ये लोकसभा के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा बिलास, ध्यान रखिए कौन सा है, MV गंगा बिलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो 51 दिनों की यात्रा पूरी की है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनारस से, वाराणसी से तो डिब्रूगढ़, बनारस से डिब्रूगढ़ असम तक यह यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश से 12 चीता लाने हेतु समझौता किया है? तो किस देश से किया 12 चीते लाने की? तो दक्षिण अफ्रीका से किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके पहले 8 जो है नामीबिया से आए थे, और इसे कहाँ शिफ्ट किया गया? कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में है कूनो नेशनल पार्क। अगला है, पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति की पुस्तक है ये। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? समर्पण दिवस मनाया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? दक्षिण गंगोत्री ये कहाँ पे है? तो ये अंटार्कटिका पे है। ठीक है, अंटार्कटिका पे है। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से? भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अगला प्रश्न है, मिलान करना है कौन सा इसमें सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सुमेल कौन सा है? तो लिंबू जो है सिक्किम का सही है, और डोंगरिया उड़ीसा का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 एवं 3 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कॉर्बी जो है ये कहाँ हिमाचल प्रदेश का नहीं है, कॉर्बी कहाँ का है? तो असम का है। ध्यान रखिए सिक्किम की कुछ और जनजाति की बात कर रहे हैं हम। तो भूटिया जनजाति सिक्किम की है। एक है लेप्चा जनजाति, ये भी सिक्किम की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता है, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक देश के अंदर, तो ये अमेरिका में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिशिगन। बाकी जो सारी झील हैं ये एक से ज्यादा देश में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? हाइड्रोजन का कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.01% कितना है? हाइड्रोजन का है। बात करें अगर हम नाइट्रोजन का, तो 78% है। ऑक्सीजन कितना है? 21% क्या है? ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? कौन सा जो है गर्म नहीं है? तो कौन सा? पेरुवियन जलधारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रशांत महासागर की जलधारा है, और ये कैसी जलधारा है? तो ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका प्रमुख कारण है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थल तथा समूहों का विभेदी तापमान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, नौकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो ये मेघालय में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेघालय में गारो खासी जयंतियां पहाड़ी हैं। अगला, कौन सा डेल्टा कैप कोमरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य है? कैप कोमरिन मतलब कन्याकुमारी की बात कर रहा है। कन्याकुमारी और कृष्णा डेल्टा के मध्य कौन सा है? तो ये क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है, यानी तमिलनाडु का तट, कोरोमंडल का तट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। मालाबार का तट क्या कहलाता है? किसे कहा जाता है? केरल के तट को कहा जाता है। कोंकण तट गोवा कर्नाटक, और उत्तरी सरकार तट तो ये उड़ीसा के तट को कहा जाता है। अला निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो सापेक्षिक घनत्व का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाब का क्या है? तो पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है। बात करें अगर विस्थापन का क्या होता है? मीटर। घनत्व का क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसका क्या होता है? इकाई होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेल्गोमीटर का प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव नापने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ पे घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा, विस्थापन नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए शून्य होगा कार्य। ठीक है,
अगला प्रश्न है, ऊर्जा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, ये भी सही है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया जाता है और मापा जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो जो है उसे बनाया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जब पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो ये क्या होता है? ये उष्मा का प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह अत्यधिक उष्मा का प्रतिरोधी होता है, इसलिए ओवन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। देखिए, विस्फोटक के कारण जो बनती है वो अनुदैर्ध्य तरंग बनती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जाए सतह पर कौन से समुद्र की सतह पर, तो वो अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, विस्फोटक के कारण कौन सी? अनुदैर्ध्य बनती है। अनुदैर्ध्य की बात करते हैं तो ध्वनि भी जो है क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो है ये केवल प्रोटॉन से बना होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से? तो पुट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च गलनांक और क्वथनांक। निम्न गलनांक और क्वथनांक होना चाहिए, उच्च नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व यानी धातु पूछ रहा है, तो कौन सा है? तो लिथियम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर अधातु पूछा जाता है तो हाइड्रोजन जो है। ठीक है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में किसकी आवश्यकता होती है? तो आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या हो जाएगा? आयनन ऊर्जा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आयनन ऊर्जा घटती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? आयनन ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, जिसे आप क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो ब्रोमीन गैस बनती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संक्षारण कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पशु व्यवहार का सबसे अच्छा अध्ययन कौन सा? तो ऑप्शन ए, इथोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर इथनोलॉजी में, इसमें मानव जात के जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव जात के विज्ञान का। और इटियोलॉजी में किसका अध्ययन? रोगों के कारण का अध्ययन किया जाता है। और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो अच्छा, किस कोशिकांग को कहा जाता है कोशिका का मास्टर? तो नाभिक को यानी केंद्रक को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिक की बात करते हैं, नाभिक खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कौन सा बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो आप सभी को पता है केसिन जो है ये दूध में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है समरूप। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समरूप अंग कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? अंतः परजीवी का उदाहरण कौन सा? फीता क्रीम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब है। बाकी शरीर में जूं, किलनी, सिर में जूं, ये सब क्या बाह्य परजीवी के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तो नीला होता है। क्या कैसा होता है? तो नीला होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का संघ का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो एंजियोप्लास्टी जो है किस अंग पर? तो हृदय में। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में क्या उत्तरदायी है? बौनेपन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि से ही वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो किस रोग? तो मधुमेह यानी ब्लड शुगर के रोग जो है नेत्रदान कर सकते हैं। बाकी रेबीज, टिटनेस, हैजा के रोगी जो है नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। मधुमेह की बात करते हैं तो इंसुलिन ध्यान रखिएगा, इंसुलिन जो है किसका? मधुमेह को कंट्रोल करता है, यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अला निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तंबाकू में कौन सा पदार्थ होता है? तो निकोटीन मौजूद होता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अला निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? लघु उद्योग की समस्या क्या है? तो पूंजी का अभाव सही है। विपणन जानकारी का अभाव यानी बाजार की जानकारी का अभाव होता है, सही है व्यापार का। और कच्चे माल का अभाव ये भी सही है। तो यह उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सनवैट का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है? तो ये ऑप्शन सी केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो प्रथम बार जो है कागजी मुद्रा कब शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1862 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? यानी आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है? तो साख सृजन। साख सृजन जो है इसका कार्य नहीं है। बाकी तो साख नियंत्रण जो है आरबीआई का कार्य है। बाकी मौद्रिक नीति का निर्माण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे। पूछा जाए पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके आगे 5 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग के हैं, तो आप इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।